हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ मोहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज़ राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3G। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और बच्चे इस प्रश्नावली को बहुत टफ मानते हैं। बच्चों को समझ ही में नहीं आता ये कि सवाल हो कैसे रहा है, समीकरण बन कैसे रहे हैं। ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो देखने के बाद एक अलग ऊर्जा के साथ आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लगाना चालू करेंगे। ठीक है, ये हमारी दावा है कि आप इस वीडियो को अगर एक बार देखते हैं तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो में हम टाइप वाइज बताएंगे कि कैसे भिन्न वाला सवाल जो आ जाएगा, कैसे भिन्न वाले जितने भी सवाल आ जाएंगे भिन्न वाले आप कर लेंगे, कैसे किया जाएगा। आई वाले प्रश्न आ जाएंगे, बस आई वाले प्रश्न कैसे आप करेंगे, सारे के सारे आई वाले प्रश्न आप लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे जिससे हमारे थ्योरेटिकल सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। कथन क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको हमें बस समीकरण बनाना है। इस कथन को हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आई वाले प्रश्न हैं, उम्र वाले प्रश्न जो भी आ जाएंगे इसको हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। उसको समझ लेने के बाद आई वाले प्रश्न जो हैं, जितने भी प्रश्न आ जाएंगे, चाहे 3 लेसन का हो चाहे 4 लेसन, कुछ प्रश्न 3 लेसन और 4 लेसन में रिलेटेड आते हैं, तो ये सारे के सारे आप बना लेंगे आसानी से। और जब समीकरण बन जाएगा, समीकरण बनाने के बाद प्रश्नावली भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, जब भी इस तरह के आयु वाले प्रश्न आए, 2-4 वाले रेखिक समीकरण युग्म में खास करके, ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसा ही चार्ट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसमें देखिएगा किसकी किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुत्र और यहाँ लिख लिया हमने पिता। ठीक है, सबसे पहला होता है वर्तमान आयु। ये तो हर प्रश्न में आपको लिखना ही है, वर्तमान आयु। पहले कॉलम में हम वर्तमान आयु लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें आगे किसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ष बाद आ जाता है और वर्ष पूर्व आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जो पहले दिया होगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद वाला पहले दिया है, यानी 7 वर्ष बाद हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 7 वर्ष बाद। इसके बाद इसमें एक और कंडीशन दिया होता है जिसमें हल करने के लिए दे देता है हमें, तो एक और कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, या पूर्व दे देगा या बाद दे देगा एक और। ठीक है, तो एक और कंडीशन दिया रहता है, तो उसके लिए हम एक और कॉलम बना लेंगे। अभी फिलहाल इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपको हम हल करना सिखाते जाएंगे। अगर एक बार में प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो फिर इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और आयु वाले प्रश्न इसी तरह से सारे के सारे आप लोग लगाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। ठीक है, वर्तमान आयु सबसे पहले हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसमें क्या कह रहा था कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु कितनी है, 4 गुनी है पुत्र की आयु की। तो पुत्र अगर x वर्ष का है तो पिता कितने का होगा, 4 गुनी कह रहा है। गुनी का मतलब क्या होता है, गुणा। 4 गुनी मतलब 4 से गुणा, यानी x वर्ष का है तो 4 से हम गुणा कराए, कितना हो गया, 4x। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा 7 वर्ष बाद क्या है। बाद वाली जब बात करें तो बाद में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय कोई 10 वर्ष का है। ठीक है, हमने कह दिया कि इस समय ये 10 वर्ष का है, 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 7 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल गया, 17 वर्ष। ठीक है, और पूर्व अगर कह दें, ये बाद वाली आयु की बात है। ठीक है, पूर्व कह दें, पूर्व में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि कोई 10 वर्ष का है, 7 वर्ष पूर्व कितने का होगा, तो 7 हम इसमें से घटा लेंगे तो 3 साल का था ये। ठीक है, तो बाद वाली आयु में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, पूर्व वाली आयु की बात करते तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब 7 वर्ष बाद कह रहा है, यहाँ पे देखिए पुत्र अगर इस समय x वर्ष का है वर्तमान में, तो 7 वर्ष बाद कितने का होगा, ये x + 7 का होगा, 7 जोड़ देना है हमें। ठीक है, पिता इसका 4x का है इस समय,
तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये 4x + 7 का हो जाएगा। इस कथन को हमें क्या करना था, समीकरण के रूप में दर्शाना है। अब इसमें बाद में देखिएगा क्या करें कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखेगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार कंडीशन किस पे अप्लाई किया है, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन बस 7 वर्ष बाद वाली आयु के पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा जब कंडीशन 7 वर्ष बाद वाली आयु पे अप्लाई है तो क्या कह रहे हैं कि इसमें 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। तो 7 वर्ष बाद वाली आयु की बात कर रहा है बस, तो 7 वर्ष बाद वाली आयु यही है दोनों हमारी। तो एक साइड पुत्र की नोट कर लेंगे और एक साइड पिता की नोट कर लेंगे, ऐसे 7 वर्ष बाद वाली आयु। ठीक है, दोनों साइड हमें नोट कर लेना। अब इसको समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए इक्वल करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 2.5 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 2.5 गुनी हो जाएगी। अब 2.5 का गुणा हम किस में कराएं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है हमारे पास। ठीक है, बच्चे यहीं पे आके अक्सर में गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पुत्र वाले में गुणा कराएं कि पिता वाले में गुणा कराएं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटा इसमें कौन है। हमें तो यहाँ पे समीकरण बनाना है, बराबर करना है दोनों को। अब ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। ठीक है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। पुत्र जो होगा, पुत्र की आयु छोटी होगी, पिता की आयु बड़ी होगी। तो हम किस में गुणा कराएंगे, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले में हमें गुणा कराना पड़ेगा, यानी हम पुत्र वाले में गुणा कराएंगे, यानी 2.5 का हम पुत्र में गुणा करा देंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी प्रश्न होगा इस तरह का, जब भी गुणा कराने की बारी आएगी तो आप छोटे वाले में देखिएगा उसमें छोटा कौन सा है कंडीशन के हिसाब से, तो छोटे वाले में गुणा करा दीजिएगा। खास करके पिता और पुत्र वाले में तो पुत्र वाले में गुणा कराइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 2.5 है यहाँ पे, तो इसका अगर दशमलव हम हटाएं तो 10 से ऊपर गुणा करा देते हैं। ठीक है, और 10 से नीचे गुणा करा देते हैं, ऐसे होता है। जब 10 से ऊपर गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, ये 25/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x + 7, ऐसे ही लिख लेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा 5 से अगर ये कैंसिल करें, 5 × 5 कितना हो गया 25, और 5 दूना 10, और इस साइड इसको लिख लेंगे 4x + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 x + 7 बराबर 4x + 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसी सवाल को करने का हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड है हमारा, दूसरा मेथड देख लेते हैं हम। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया कि पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अगर पुत्र जो है इस समय x वर्ष का है तो पिता कितने का होगा, कह रहा है प्रश्न में क्या बोला है, 4 गुनी है, यानी 4x का हो जाएगा, 4x वर्ष है। ठीक है, ये हमने पुत्र और पिता की मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था, 7 वर्ष बाद। अब 7 वर्ष बाद आयु निकालना, 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, पुत्र इस समय x वर्ष का है तो 7 वर्ष बाद कितने का होगा, x + 7 का हो जाएगा, होगा। और पिता कितने का हो जाएगा, पिता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x + 7। अभी हमने बताया ऊपर कि बाद वाली आयु में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्नानुसार क्या कर रहा था कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार लिख लें, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 7 वर्ष बाद वाली आयु की बात हो रही है, तो यहाँ पे पुत्र वाली लिखेंगे और यहाँ पे पिता वाली लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें 2.5 गुनी कह रहे हैं तो दोनों को बराबर करना है हमें समीकरण बनाने के लिए। अब 2.5 का गुणा किस में कराएंगे, जाहिर सी बात है पिता बड़ा है पुत्र जो है छोटा है, तो छोटे वाले में हम गुणा कराएंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो 2.5 का हम इसमें गुणा करा दें। ठीक है, अब 2.5 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 5/2।
अभी हमने ऊपर बताया कि कैसे लिख सकते हैं। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो हम इसको लिख देंगे 5/2 x + 7 बराबर 4x + 7, ठीक है। या इसको हम 4x + 7 बराबर 5/2 x + 7 भी लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा दूसरा प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बताइए, ठीक है। अब युगपत यहाँ पे नया चीज़ आ गया आपके लिए। युगपत समीकरण, समीकरण तो समझ में आता है, लेकिन ये युगपत समीकरण क्या है, ठीक है। युगपत का मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका एक साथ, ठीक है। अब युगपत समीकरण की परिभाषा दिया जाता है कि यदि एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि उसमें एक से अधिक चर होने चाहिए और एक से अधिक समीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम देख लेते हैं। देखिएगा, जब भी हमारे पास भिन्न वाले प्रश्न आ जाए जिसमें क्या दिया कि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए या 1 घटा दिया जाए, ऐसे वाले जब भी प्रश्न आ जाए हमारे पास, तो सबसे पहला काम जो करना है, हर प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहला काम हम करेंगे, माना अंश x तथा हर y है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाले सवालों में जब भी भिन्न वाला सवाल आए तो सबसे पहला काम जो करना है हमें, अंश और हर मान लेना है, ठीक है। उसके बाद यदि अंश जो है x है और हर जो है y है, तब भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा x/y हो जाएगा। अंश को ऊपर लिखते हैं और बटा हर को नीचे लिखते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब प्रश्न इसके बाद से आप लोग पढ़ना चालू करेंगे। पहले आप देख लीजिए, भिन्न वाले सवाल हैं, अंश और हर मान लेंगे और भिन्न हमने लिख लिया। उसके बाद से प्रश्न पे अब चलते हैं, ठीक है। पहली स्थिति देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है। भिन्न यही है, भिन्न हम लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने की बात कर रहा है, यानी दोनों में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। पहली स्थिति ये कह रहा है, पहला कंडीशन है, जब 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। यानी इस भिन्न को में यदि 1 जोड़ दिया गया अंश और हर में, तो इसका मान कितना हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर, 6 का नम कितना हो गया, 6x + 6 का नम 6 और ये 5y फिर प्लस 5 का नम 5, ठीक है। अंकों को एक साइड करेंगे, अक्षरों को एक साइड, ये 6x हो जाएगा, ठीक। प्लस में इधर बुलाएंगे, किस में हो गया, -5y बराबर 5 - 6, ठीक है। देखिएगा 6x - 5y, ये तो घटेगा नहीं, 5 में से 6 घटाएंगे कितना बचा, -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस में इधर बुला लेंगे, किस में हो गया, प्लस में, तो ये हो जाएगा 6x - 5y, माइनस था इधर आया +1 बराबर कितना हो गया, 0। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है जी। अब देखिएगा दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति आगे देखिए, प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है। अब अंश और हर में क्या कह रहे हैं कि 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए भिन्न हमारा यही रहेगा, x/y। अब इसमें घटाने की बात कर रहा है, पहले वाले में जोड़ने के लिए कहा था, दूसरे वाली स्थिति में क्या कह रहे हैं, घटाने के लिए कह रहे हैं। तो अंश और हर में से हम 1 घटा दें तो कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। इसका भी यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, 5 एक नम कितना हो गया, 5x माइनस से माइनस 5 एक नम 5, और ये यहाँ पे देखिएगा इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 1 है, तो 4 एक नम कितना हो गया, 4y माइनस से माइनस 4 एक नम 4, ठीक। अक्षरों को एक साइड और अंक वालों को बस एक साइड, तो 5x। अब प्लस में है, यहाँ पे इधर बुलाएंगे, किस में हो गया, माइनस में, -4 बचा यहाँ पे, माइनस में था इधर बचे, किस में हो गया, प्लस में 5,
ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 5x माइनस 4y, यहाँ देखिएगा 5 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा, एक साइड बुला लेंगे तो 5x माइनस 4y, और ये प्लस में था इधर आया किसमें हो गया -1 बराबर 0। ये समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। बस हमें यही समीकरण बनाने थे। तो पहला समीकरण क्या बना था हमारा, 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण था हमारा, ठीक। दूसरा क्या है, 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हमें समीकरण बनाना था, इसको हल नहीं करना था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है हमारा, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को हम 2 मेथड से हल करना सीखेंगे, ठीक है। जो आपको अच्छे से समझ में आए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों तरीके आसान हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है ठीक है, पहला मेथड है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो मान लेंगे इसमें माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पहली स्थिति में क्या कह रहा था, पहली स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना, योग का मतलब जोड़, अब जोड़ने पे कितना मिला हमें, 64 मिलेगा, ठीक है। ये पहला स्थिति हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब पहली संख्या ये होगी, ये दूसरी संख्या होगी। इसमें कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये कौन सी संख्या है, हम किसी को भी कर देंगे। ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। इसको भी हम समीकरण 2 कर लेंगे यहीं, ठीक है। अब हम पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, इसमें y का मान जो है 3x हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में y बराबर 3x रखने पर रखेंगे, ठीक है। रखिएगा x है तो x, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे हमें क्या रखना है 3x, तो ये हो गया 3x बराबर 64, ठीक है। 1 और 3 मिलके कितना हो गया, 4x हो जाएगा और बराबर 64, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से कितने बार मिल जाएगा, 16 चौको 64, ठीक है। यानी x का मान मिल गया हमें 16। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। x बराबर 16 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 3 है तो 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाएंगे, गुणा, x के जगह पे हम क्या रखेंगे 16 बराबर y, ठीक है। 3 में 16 का गुणा कराएंगे कितना हो गया 48, 16 या 48, यानी y का मान मिला हमें 48, ठीक है। हमें y का मान कितना मिला 48, x का मान कितना मिला 16, यानी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तब संख्याएं 16 और 48 हैं, ठीक है। देखिएगा दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है। तो पहले मेथड में हमने दो संख्या मान लिया था, पहली x दूसरी y, लेकिन दूसरे मेथड में बस हम एक ही संख्या मानेंगे। माना पहली संख्या x है, x की जगह पे आप कोई भी एक चर राशि ले सकते हैं, ठीक है।
मान लिया कि हमने पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या, ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा सा। अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे 64 आ रहे हैं और उसमें से एक संख्या हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 64 माइनस x होगा, 64 माइनस x। ये कैसे, समझिए इसको थोड़ा सा। अगर मान लीजिए दो अंकों को जोड़ने पे 10 आता है, ठीक है, दो अंकों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, ठीक है, इसमें से 5 और 5 है, 5 और 5 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसमें से एक अंक जो है या एक संख्या जो है 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 5 होगी। इसमें से घटाएंगे तो पता चल जाएगा। या ऐसा समझिए कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 आ रहा है, ठीक है, एक संख्या उसमें से क्या है? 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा? तो 15 जोड़ने पे 20 आता है, तो ये 15 कहाँ से आया? तो 20 में से इसी 5 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तब? 64 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं पहले लिख लीजिएगा, x इधर और 64 माइनस x इधर, ठीक है। अब दोनों को हमें बराबर करना है। बराबर कैसे होगा? जब इसका 3 गुना करेंगे तो 3 का गुणा करा देंगे। गुणा का मतलब गुणा। देखिए 3x और ये माइनस में है, इधर बुलाएंगे तो किसमें हो गया? प्लस में x बराबर कितना हो गया? 64। 3x और x कितना हो गया? 4x बराबर 64। 4 से भाग देंगे, 16 चौको 64, x का मान कितना आ गया? 16। यानी पहली संख्या हमें कितनी मिल गई? 16। तब दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? 64 माइनस x माना था हमने, तो 64 माइनस x की जगह पे कितना है? 16, तो 64 माइनस 16। 64 में से जब 16 घटाएंगे, देखिएगा 4 में से जब 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे, कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 6 घटाइए, कितना होगा? 8, ठीक। यहाँ पे बचा कितना? 5। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा? 4। यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 48। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए अब प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिएगा हमने प्रश्न संख्या 2 में बताया कि भिन्नों वाले जब भी सवाल आ जाए तो उसको करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। भिन्न वाले जितने भी सवाल होंगे ऐसे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम अंश मान लेना है और हर मान लेना है। जब अंश x हो गया और हर y हो गया तो भिन्न कितना हो जाएगा? तो भिन्न जो हो जाएगा हमारा x/y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है या 1 में बदल जाता है, ठीक है। ये पहली स्थिति है हमारी, तो लिखेंगे पहली स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति क्या कह रहा है कि भिन्न पहले लिख लीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ना है, तो अंश ऊपर वाला है 1 जोड़ दिए। अब हर में 1 घटाने के लिए कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो हर y है यानी नीचे वाला, इसमें से 1 घटाना है, तो ये किस में बदल जाता है? 1 में बदल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भाग में इधर भेजेंगे, किस में हो गया? गुणा में। ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1, ठीक है। अक्षरों को एक साइड बुला लेंगे और अंकों को एक साइड, ठीक है। x है, ये प्लस में था, इधर बुलाएंगे, किस में हो गया? माइनस में, -y बराबर -1 है, ये प्लस में 1 था, इधर भेजेंगे, किस में हो गया? -1। यहाँ देखिएगा x - y बराबर -1 कितना हो जाएगा? -2। जब भी माइनस वाले में दोनों आ जाए तो जोड़ के हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये समीकरण कौन सा बन गया हमारा? 1, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करें कि यदि हर में 1 जोड़ दें
तो यह 1/2 हो जाता है। दूसरी स्थिति है ये, ठीक है। तो लिखेंगे सेकेंड स्थिति। क्या कह रहे इसमें बस ये पहले भिन्न लिखेंगे। इसमें किसकी बात हो रही है कि बस हर में 1 जोड़ दें, हर में बस 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा इसका इधर, ठीक है। 2 1 का नंबर कितना हो गया 2x, यहाँ पे y+1, जब 1 से गुणा होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ पे अक्षरों को एक साइड बुला लेने हैं, ये प्लस में इधर बुलाएंगे, किस में हो गया माइनस में, बराबर कितना बचा 1, ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे विलोपन विधि से हल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा विलोपन विधि से, ठीक है। पहले समीकरण 1 नोट कर लीजिएगा, x - y बराबर -2, ये समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 2 नोट कीजिएगा, 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि कोई सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y वाला सेम है, ठीक है। अब इसका चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यानी समान चिन्ह है। समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस, ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस, यहाँ भी लगाएंगे माइनस, ठीक है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम, ठीक है। 1 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, यानी -x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोनों माइनस में है तो जोड़ के हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी -2 और -1 मिलकर हो गया -3, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना हो गया 3, ठीक। अब एक मान निकल जाता है जब, तो इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, x - y बराबर -2 था, यहाँ पे x की जगह पे रखना है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है 3, माइनस y है तो y बराबर -2, ठीक है। प्लस में इधर भेजेंगे, किस में हो गया माइनस में, यानी -y बराबर -2 -3, ठीक है। यहाँ देखिएगा -y बराबर कितना हो गया, दोनों माइनस में, यानी जोड़ के -3 -5, ये कैंसिल, यानी y का मान आ गया 5। x का मान कितना आया था 3 और y का मान कितना आया 5। अब भिन्न कितना हो जाएगा तब भिन्न क्या था, पहले था x/y, यानी x का मान 3 और y का मान 5, यानी 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। देखिएगा ये भी भिन्न वाला ही सवाल है। भिन्न वाला सवाल हमने बताया है कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अंश x तथा हर y है। इतना काम तो हमें करना ही करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, तब भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न हो जाएगा x/y। इतना भिन्न वाला सवाल में, हर सवाल में इतना काम करना है आपको, 2 स्टेप आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद पहली स्थिति देखिएगा, पहली स्थिति प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए, ये भिन्न है, भिन्न हमने लिख लिया x/y। अब इसका अंश है ऊपर वाला, इसमें 6 जोड़ देना है, 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, वो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इधर गुणा, इसका इधर, 2 1 नंबर कितना हो गया 2x प्लस 6 दूना 12 बराबर y। अंकों को एक साइड, अक्षरों को एक साइड, 2x प्लस में है, इधर बुलाओ किस में हो गया माइनस में, और ये प्लस में था इधर भेजा हमने माइनस में, ठीक है। ये समीकरण कर लेंगे 1। अब उसके बाद लिखेंगे दूसरी स्थिति, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसके बाद कह रहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अब दूसरी स्थिति में बस भिन्न लिखेंगे पहले, इसमें हर की बात कर रहे हैं 7 जोड़ने के लिए, इसमें 7 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 7 जोड़ने के बाद 1/3
3 हो जाता है। ठीक है, तो 1/3। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कितना हो गया 3x बराबर y प्लस 7 प्लस में है, इधर बुलाइए किस में हो गया माइनस में, 3x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइएगा कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -12, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ठीक, अब 3x माइनस वाई बराबर 7, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे माइनस 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 मिलके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिएगा 2 में से 3 घटाइएगा कितना बचेगा, ये बचेगा -x। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों को दोनों क्या है माइनस में है, जब दोनों माइनस में हो तो हम क्या करते हैं जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यानी 12 7 कितना हो गया माइनस में 19 हो गया, ये कैंसिल कीजिएगा। x का मान कितना आ गया हमें 19। ठीक, अब इसको क्या करना है समीकरण 1 या 2 में रख देना है, तो रखिएगा समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान जो आया है उसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 7, यही था समीकरण 2। यहाँ पे रखिएगा 3 है तो 3 गुणा x के हिसाब पे रखना है 19 माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, यहाँ देखिए 19 तियाँ कितना होता है 57, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57। ठीक है, तो ये 57 हो जाएगा माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, प्लस में है, इधर भेजिएगा किस में हो गया माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 7 माइनस 57। ठीक है, माइनस वाई जब 7 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी वाई का मान आ गया 50। ठीक है, तब हमने भिन्न क्या, तब भिन्न हो जाएगा x बट्टा वाई हमने माना था, x का मान कितना आ गया 19 और y का मान कितना आ गया 50, तो भिन्न हो जाएगा 19/50। अब चलिए प्रश्न संख्या हम 6 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिएगा फिर छठवां प्रश्न भी भिन्न वाला ही है। सबसे पहले इसमें हम क्या मानेंगे, माना अंश x तथा हर y है। हमने अंश को कितना मान लिया x और हर को कितना मान लिया y है, तब भिन्न कितना होगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। ठीक है, अब पहली स्थिति देखिएगा, पहली स्थिति प्रश्न के हिसाब से देखिएगा क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक है, भिन्न है ये, इसके अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ना है 2 जोड़ देना है। ठीक है, 2 जोड़ देने पे कितना हो जाता है, इसका मान 9/11 हो जाता है, तो 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, 11 में कितना x का गुणा होगा 11x प्लस 11 दूना 22, 9 से y का गुणा होगा 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक है, अंकों को एक साइड अक्षरों को एक साइड, ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। ठीक है, अब देखिएगा 11 माइनस 9y बराबर 18 में से जब 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति सेकेंड स्थिति में क्या कह रहे हैं प्रश्न, अब इसको देखिएगा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न हो गया ये। ठीक, अंश और हर में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ठीक है, 3 जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 6x प्लस 36 18 और ये 5y प्लस 5 15। ठीक है, अंकों को एक साइड अक्षरों को एक साइड 6x प्लस में इधर बुलाइए किस में हो गया माइनस में 5y बराबर 15 माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 6x माइनस 5y 15 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3, समीकरण हो जाएगा ये हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि समीकरण में देखिएगा अब जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहले इसमें से किसी एक को सेम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब सेम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए अगर समीकरण 1 में 6 का गुणा करा दें तो कितना हो गया 66 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें 11 का गुणा करा दें तो ये भी 66 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x को हम सेम कर लेंगे। ठीक है, तो करिए समीकरण 1 में 6 तथा 2 में 11 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करिएगा 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 11 छके 66 x माइनस 9 छके कितना हो गया 9 छके 54 बराबर, अब 4 में गुणा कराएंगे 6 का कितना हो गया 6 चौकू 24। ये समीकरण कर लेंगे हम थर्ड। ठीक है, सेकंड तक तो हो गया था, ये थर्ड हो गया। ठीक है, अब 11 से गुणा कराना है किस में समीकरण 2 में, तो गुणा करिएगा कितना हो गया 11 छके 66 माइनस है तो माइनस 11 पचे कितना हो गया 55। यहाँ देखिएगा y हमने छोड़ दिया है तो ये y होगा, यहाँ भी y बराबर 11 तो यह कितना हो गया 33। ये समीकरण हम कर लेंगे 4। ठीक है, अब जिसको सेम किए उसका चिन्ह देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह है प्लस, यानी समान चिन्ह है तो समान चिन्ह पे हम घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया। ठीक है, घटाइएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये माइनस है यानी घटेगा। 55 में से 54 घटाएंगे कितना बचा बस y हो जाएगा ये हमारा। और यहाँ देखिएगा ये 33 है और 33 में से जब 24 घटाएंगे, ठीक है देखिए 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी y का मान कितना मिल गया 9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, तो 11x माइनस 9 गुणे y की जगह पे कितना रखना है 9 बराबर माइनस 4। ठीक है, यहाँ देखिएगा 11x माइनस 9 कितना हो जाएगा 81 बराबर माइनस 4, माइनस में है इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में, यानी 11x बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 81। ठीक है, यहाँ देखिएगा 11x बराबर 81 में से जब हम 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 77, 11 से काटेंगे कितने बार में 7 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब x का मान 7 y का मान 9, तब हमने भिन्न क्या मान रखा था, भिन्न कितना हो जाएगा 7/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिएगा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ये सबसे पहले हम मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रश्न में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर जो है क्या कितना है 26 है, ये पहली स्थिति है हमारी। ठीक है, कि x माइनस वाई बराबर कितना है 26, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरी स्थिति है। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या करें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इधर x लिखिए इधर y लिखिए, ये पहली संख्या होगी ये दूसरी संख्या। अब 3 गुनी कौन है, 3 का गुना किस में हम कराएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, और गलती यहीं से होगा।
यहीं से अगर थोड़ा सा फेरबदल आप करेंगे, 3 का गुणा कहीं इधर करा दिए या इधर करा दिए तो आंसर में चेंजेस आ जाएंगे। आंसर जो है प्लस में आना चाहिए वो माइनस में आने लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहली संख्या में से हमने दूसरी संख्या घटाया तब कितना मिला, 26 में प्लस मिल रहा है, यानी कि पहली संख्या जो है बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है। हमने पिछले प्रश्नों में ही बताया था कि यहाँ पे इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम छोटे वाले में हमेशा गुणा कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बड़ा है y छोटा है तो गुणा हम किस में कराएंगे, y में कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल कर लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है, ये रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 3y। तो यहाँ रखिएगा x की जगह पे हमें क्या रखना है, 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26। ठीक है, 3y में से y घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 2y बराबर 26। 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 से भाग जाएगा 26 में 13 बार में, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास, 13। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो रखिएगा समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ देखिएगा x है तो x बराबर है बराबर 3 है 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगाएंगे और y का मान 13। ठीक है, यहाँ देखिएगा x बराबर कितना मिलेगा, 13 39, यानी पहली संख्या में क्या मिला 39 और दूसरी संख्या क्या मिला 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियोज़ में हम इसके सारे प्रश्न हल कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।